वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एक आयरिश पोइट यानी सीमस हीनी की जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द टॉलेंट मैन। ये पोइम विंटरिंग आउट में पब्लिश हुई। पोइट इस पोइम में ये बताना चाह रहा है कि 4th सेंचुरी BC में एक शख्स जो था उसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की खुशी के लिए कुर्बान किया गया, उसे सेक्रीफाइस किया गया। उसके बाद 1950s में उसकी डेड बॉडी जो थी वो डिस्कवर हुई। पोइट उस डेड बॉडी को देखना चाहता है जो कि ममीफाई करके एक म्यूज़ियम में रख दी गई है। पोइट उस डेड बॉडी को मॉडर्न लाइफ के साथ रिलेट करता है, यानी वो कहना चाहता है कि माइट इज़ राइट का असूल यहाँ भी अभी तक कायम है, यानी मॉडर्न टाइम्स में भी जो शख्स ताकतवर है वो गरीबों और कमज़ोरों का इस्तेहसाल करता है। ये पोइम 3 पार्ट्स पर कंसिस्टेड है। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वार्टरेन्स हैं। क्वार्टरेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वार्टरेन्स हैं, सेकंड पार्ट में 3 क्वार्टरेन्स और थर्ड पार्ट में भी 3 क्वार्टरेन्स हैं। इस तरह से इस पोइम के टोटल 11 क्वार्टरेन्स है और इसकी टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 44। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, समडे किसी दिन आई विल मैं ज़रूर गो जाऊंगा टू आरस के म्यूज़ियम में। किसी दिन मैं ज़रूर आरस के म्यूज़ियम में जाऊंगा टू सी हिज पीट ब्राउन हेड। पीट यानी उस नबाताती कोयले की मानंद भूरे रंग का जो सर है, उस डेड बॉडी का सर जो है, उस स्याह और भूरे रंग के सर को देखने के लिए किसी दिन मैं आरस के म्यूज़ियम में ज़रूर जाऊंगा। द माइल्ड यानी कमज़ोर, पॉड्स यानी खोल ऑफ हिज आईलिड्स उसकी आँखों के पपोटों के हल्के खोल को देखने में ज़रूर जाऊंगा। हिज पॉइंटेड स्किन कैप उसकी नोकीली टोपी को देखने जाऊंगा जो कि किसी जानवर की खाल से बनाई गई है। उस खाल से बनी हुई नोकीली टोपी को जो कि उसके सर पर मौजूद थी, उसे देखने के लिए मैं ज़रूर आरस के म्यूज़ियम में एक दिन जाऊंगा। इन द फ्लैट कंट्री उस हमवार इलाके में, नियर बाय जिसके करीब, वेयर देयर डग हिम आउट जहाँ से उसे खोद कर निकाला गया। मैं उस डेड बॉडी को भी देखूंगा और उस डेड बॉडी को जिस इलाके से खोद कर ज़मीन से निकाला गया था उसके इर्द गिर्द के हमवार इलाकों को भी देखूंगा। हिज लास्ट ग्रोएल यानी दलिया, सिरल ऑफ विंटर सीड्स यानी मौसम सरमा के जो बीज हैं, मौसम सरमा के जो दलिए के बीज हैं, केक्ड इन हिज स्टमक उसके मैदे में मुकम्मल तौर पर पक चुके होंगे। नेकड वह शख्स बरहना था, उरियां था, यानी विदाउट ड्रेस था। एक्सेप्ट फॉर द कैप सिर्फ़ और सिर्फ उसके जिस्म पर एक कैप थी। नूज़ एक फंदा था जो कि उसके गले में डालकर उसके फांसी दी गई थी गॉडेस को खुश करने के लिए। एंड गर्डल और एक कमर बंद था जो कि उसकी कमर के गिर्द लपेटा गया था। बस ये 3 चीज़ें थी उसके जिस्म पर, बाकी उसका पूरे का पूरा जिस्म बरहना या उरियां था। आई विल स्टैंड अ लॉन्ग टाइम मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहूँगा। ब्राइड ग्रूम टू द गॉडेस और उस दुल्हे को देखूंगा जो कि गॉडेस के लिए बनाया गया था, यानी उस शख्स को देखूंगा जिसे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक दूल्हे की शक्ल में तैयार करके लाया गया था ताकि उसे वहाँ पर सेक्रीफाइस किया जा सके। उस शख्स को देखने के लिए बहुत देर तक मैं वहीं खड़ा रहूँगा। शी से मुराद गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। टाइटन्ड हर टोर ऑन हिम उस खुशहाली की जो देवी थी उसने अपने बाजुओं में उस शख्स को हमाइल कर लिया। उस शख्स के गिर्द उस देवी ने अपने बाजू हमाइल कर लिए। एंड ओपन हर फैन और इसकी जो दलदली ज़मीन थी, फैन यानी दलदली ज़मीन जो थी उस शख्स के लिए खुली थी। दोज डार्क जूसेस वर्किंग हिम टू आ सेंट्स केप्ट बॉडी अब चूँकि इस ज़मीन के अंदर उस नेक शख्स की, वो शख्स जो कि एक सेंट की तरह था, एक वली अल्लाह था,
उस शख्स की जिस्म को अब इस ज़मीन में रख दिया है, इस तरह से उसका जिस्म में से जो खून निकलेगा वो खून इस ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का बायस बनेगा और इस ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफ़ा करेगा। ट्रव ऑफ द टर्फ कटर्स, ट्रव यानी ख़जाना, टर्फ कटर्स घास काटने वाले। वो शख्स जो कि घास काट रहे थे, उनके लिए उसकी डेड बॉडी का मिल जाना किसी ख़जाने से कम नहीं था। हनी कॉम्ड वर्किंग्स, यानी यूँ महसूस होता था जैसा कि उन लोगों को अपने काम के दौरान एक शहद की मक्खी का छत्ता मिल गया हो जिसमें से शहद ही शहद हो। अब वो शख्स की जो डेड बॉडी है उनके लिए किसी शहद के छत्ते यानी किसी बहुत बड़े ख़जाने से कम नहीं है। नाउ हिज स्टेन्ड फेस, अब उस शख्स का दागदार चेहरा रीपोजिज दोबारा नमूदार हो गया है एट आरस के अजायब घर में, आरस के म्यूज़ियम में। अब उस शख्स का जो चेहरा था वो दोबारा नमूदार हो गया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो कहता है आई कुड रिस्क ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब है कलमा कुफ्र कहना या दीन या मज़हब के बारे में कोई गलत बात कहना। वो कहता है मैं मज़हब की मज़म्मत या मज़हब की ख़िलाफ़ बोलने का या मज़हब की बेहुरमती करने का ख़तरा मोल ले रहा हूँ। कॉन्सिक्रेट द कॉल्ड्रन बॉग, कॉन्सिक्रेट का मतलब है मुतबर्रक ठहराना या किसी चीज़ को मुक़द्दस करार दे देना। कॉल्ड्रन यानी धात की बनी हुई, बॉग यानी दलदल में फंसना। मैं उस दलदल में फंसी हुई केतली की मानद जिस्म को मुतबर्रक करार देकर ख़ुद के लिए ब्लास्फेमी यानी कुफ्रिया कलमात कहने का ख़तरा मोल ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे मुक़द्दस डिक्लेयर कर दिया है। अब लोग मुझे काफ़िर कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं यह ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। आवर होली ग्राउंड एंड प्रे, अपनी पाक सरज़मीन जो है उसके कानून की मैंने ख़िलाफ़ वर्जी की है और मैं दुआ गो हूँ हिम टू मेक जर्मिनेट, कि अब जो उसकी कुर्बानी है वो जर्मिनेट करे, वो इस ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का बायस बने और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उग सकें। यानी उसकी जो डेड बॉडी है वो एक फर्टिलाइज़र का काम करे और इस ज़मीन को मज़ीद ज़रख़ेज़ कर दे। इस चीज़ की मैं दुआ करता हूँ। द स्केटर्ड यानी बिखरे हुए, एम्बुश्ड, एम्बुश्ड का मतलब है छुपे हुए, बिखरे और छुपे हुए। फ्लैश ऑफ लेबर्स, मज़दूरों के गोश्त के जो टुकड़े थे। स्टॉकिंग्ड कॉर्प्सेस, और ज़ख़ीरा की हुई लाशें। लेड आउट इन द फार्म यार्ड्स, इस मैदान में पड़ी हुई थी। इससे पहले पोइट जो है वो उस डेड बॉडी का जिक्र कर चुका है, अब वो इससे मॉडर्न उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, अब आज के ज़माने की बात कर रहा है। वो कहता है कि मज़दूरों के बिखरे और छुपे हुए जो गोश्त के टुकड़े थे और उनकी जो ज़ख़ीरा शुदा लाशें थी उस मैदान में, उस ज़मीन में बिखरी पड़ी हुई थी। किन लोगों की लाशें? आगे वो कहता है टेल टेल स्किन एंड टीथ, जो कि दास्तां बयान कर रहे थे। स्किन एंड टीथ, उनकी जिल्द और उनके दांत दिखाई दे रहे थे। फ्लैकिंग द स्लीपर्स, फ्लैक यानी दाग ज़्यादा थे, दागदार थे। स्लीपर्स ख़ाबीदा, उन ख़ाबीदा अजसाम पर दाग डाल दिए गए थे, उनके जिस्मों को दागदार कर दिया गया था और इतना ज़्यादा उनके चेहरों पर जुल्म किया गया था कि उनकी जो जिल्द थी उनके दांतों से अलग हो गई थी, उनके दांत अलग नज़र आ रहे थे। और 4 यंग ब्रदर्स, वो 4 भाई थे, यानी वो 4 भाई कौन थे? ट्रेल्ड, जिनको घसीटा गया। फॉर माइल्स अलॉन्ग द लाइन्स, रेल की पटरी के ऊपर उनको कई मील तक उन 4 भाइयों को घसीटा गया। वो 4 भाई कौन से थे? वो रोमन कैथलिक्स थे, जिनको प्रोटेस्टेंट फ़िरके के तबकों ने बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किया और आखिरकार उनको कत्ल कर दिया और उनके जो जिस्मों के टुकड़े थे वो रेल की पटरी के गिर्द बिखरे हुए पड़े थे और कुछ उनके जिस्मों के टुकड़े यानी गायब हो चुके थे, उनको छुपे हुए थे, गायब हो गए थे। यानी यहाँ पर पोइट ने उन 4 भाइयों को जो कि रोमन कैथलिक्स थे उनके कत्ल को उस डेड बॉडी जो जिसको सेक्रीफाइस किया गया था गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के लिए, उनके साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद थर्ड पार्ट में वो कहता है
समथिंग ऑफ हिज सैड फ्रीडम एज ही रोड द टम्बरिल, यानी जब इसे छड़ी से सजा दी गई तो उसकी आज़ादी के बारे में सोचकर शुड कम टू मी ड्राइविंग सीइंग द नेम्स, मेरे जहन में कुछ नाम आ गए। यानी उस डेड बॉडी को देखकर और उन 4 भाइयों को देखकर कुछ नाम थे जो कि मेरे जहन में आ गए, जिनको उदास किस्म की आज़ादी दी गई थी। टॉलेंट, ग्रेवल, नेब्लेगार्ड, ये उन भाइयों के नाम थे। वॉचिंग द पॉइंटिंग हैंड्स, जो कि देख रहे थे और उनके हाथ जो थे वो इशारा कर रहे थे। ऑफ कंट्री पीपल, इस मुल्क के लोगों की तरफ। नॉट नोइंग देयर टंग, अगरचे वो उनकी ज़बान नहीं जानते थे। यानी वो कहना ये चाहता है कि हम उनकी ज़बान नहीं जानते थे जिन लोगों को कत्ल किया गया था, लेकिन फिर भी हमें उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है क्योंकि उनको बेकसूर मारा गया था। आउट देयर इन द जॉटलैंड, वहाँ जॉटलैंड के इलाके में। इन द ओल्ड मैन किलिंग पैरिशेस, पैरिशेस यानी पादरियों का इलाका, पादरियों के इलाके में बूढ़े आदमियों को कत्ल किया गया। आई विल फील लॉस्ट, जब मैं सोचता हूँ तो मैं एक अजीब किस्म के एहसास में खो जाता हूँ। अनहैप्पी एंड एट होम, और मैं नाखुश हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ और इसी हालत में घर वापस लौट आता हूँ। यानी वो कहना ये चाहता है कि जिस तरह खुशहाली की देवी को, ज़रखेज़ी की देवी को खुश करने के लिए उस शख्स को दूल्हा बनाकर उसको सेक्रीफाइस किया गया, इसी तरह से आज के ज़माने में भी जो उमरा हैं वो गुरबा को इसी तरीके से कत्ल करते हैं, जिस तरह के रोमन कैथोलिक्स 4 भाइयों को कत्ल किया गया और जिस तरह से उस बूढ़े लोगों को पादरियों के इलाकों में कत्ल किया गया। इसलिए वो कहता है कि मुझे उन लोगों से अकीदत है जिनको बग़ैर किसी कसूर के कत्ल कर दिया जाता है, इसलिए मैं उस डेड बॉडी को देखने के लिए ज़रूर जाऊँगा। इस पोइम की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम की फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मेटाफर। इस पोइम का टाइटल मेटाफोरिकल है, यानी जो टॉलेंट मैन है वो उन 4 भाइयों का मेटाफर है जिनको रेल की पटरियों पर बग़ैर किसी कसूर के कत्ल किया गया। उसके बाद लाइन नंबर 3 में वो कहता है द माइल्ड पॉट्स ऑफ हिज आई लिड्स, यानी उनकी जो आँखों के पपोटे थे वो उसकी डेड बॉडी होने की तरफ इशारा है, यानी उनकी जो आँखों के खोल थे वो इशारा कर रहे हैं, मेटाफर हैं उसके डेड होने का। उसके बाद लाइन नंबर 15 में दोज डार्क जूसेस वर्किंग, ये जो डार्क जूसेस वर्किंग है ये उसके ब्लड का मेटाफर है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में हीज़ और हेड दोनों एच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 13 में टाइटेंट और टॉर्क। उसके बाद लाइन नंबर 17 में ट्रॉव और टर्फ कटर्स। उसके बाद लाइन नंबर 22 में कॉन्सिक्रेट और कार्डन। उसके बाद लाइन नंबर 29 में टेल, टेल, टीथ। लाइन नंबर 33 में समथिंग सैड। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर 2 डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खूबियों की बिना पर 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मुकाबला या मुवाजना करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो कहता है टू सी हिज पीट ब्राउन हेड, यानी वो जो उसका हर हेड है उस डेड बॉडी का, उसको वो पीट से यानी उस नामियाती कोयले से कंपेयर कर रहा है, तो ये एक सिमिली है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसानी खसूसियात बेजान चीज़ों को देना। जैसा कि लाइन नंबर 12 और 13 में वो कहता है ब्राइड ग्रूम ऑफ द गॉडेस शी टाइटन्ड हर टॉर्क ऑन हिम, यानी वो जो शख्स था जिसको कुर्बानी के लिए लाया गया था उसे उस देवी का दूल्हा बना दिया गया और उस देवी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब बाहों में जकड़ना और दूल्हा बनना ये ह्यूमन ट्रेट्स हैं जो कि गार्ड्स और गॉडेसेस में तो ऐसा होता होगा, लेकिन गार्ड्स का इंसानों के साथ ऐसा नहीं तल्लक होता। इस तरह से पोइट ने इंसान और गार्ड के दरमियान ये जो तल्लक पैदा कर दिया है ये एक पर्सोनिफिकेशन है।
नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब है दो अल्फाज जो कि बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हों, लेकिन अगर हम उनकी डेप्थ में जाएं तो उनमें कोई सिमिलैरिटी ज़रूर हमें नज़र आए, उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 33 में वो कहता है सैड फ्रीडम, उदास आज़ादी। यानी सैड तो स्लेवरी होती है, स्लेवरी उदास होती है, और जो आज़ादी है वो प्लेजेंट होती है, लेकिन पोइट ने सैड फ्रीडम कहा है कि यानी उनकी आज़ादी भी उनके लिए उदासी वाली ही थी। नेक्स्ट है एलुयन। अगर हम एलुयन का मतलब है हवाला। इस पोइम की अगर हम लाइन नंबर 31 और 32 देखें तो इसमें कहता है, ओ फोर यंग ब्रदर्स ट्रेल्ड फॉर माइल्स अलोंग द लाइन्स। यानी उन चार भाइयों का जिक्र करता है जो कि रोमन कैथलिक्स थे और उनको प्रोटेस्टेंट्स ने ख़त्म कर दिया था और उन्हें घसीटा गया था रेल की पटरियों पर, उनका हवाला दे रहा है। तो ये एक एलुयन है। उसके बाद लाइन नंबर 37 में कुछ नाम बोलता है, वो कहता है टॉलेंट, ग्राबेल, नेवल गार्ड। ये नाम हैं जो कि पोइट ने रेफरेंस के तौर पे दिए हैं। तो इस तरह से ये एलुजन्स हैं। इस पोइम में पोइट ने बहुत से प्लूरल वर्ड्स का यूज़ किया है, जैसा कि लाइन नंबर 3 में पोर्ट्स ऑफ हिज आई लिड्स, लाइन नंबर 7 में सीड्स, लाइन नंबर 15 में जूसिस, लाइन नंबर 17 में टर्फ कटर्स, लाइन नंबर 18 में वर्किंग्स, लाइन नंबर 26 में लेबर्स, लाइन नंबर 27 में कॉप्सिस, लाइन नंबर 30 में स्लीपर्स, लाइन नंबर 31 ब्रदर्स, लाइन नंबर 36 नेम्स, लाइन नंबर 38 हैंड्स और लाइन नंबर 40 में देयर। उसके बाद इस पोइम में पोइट ने बहुत से कंपाउंड वर्ड्स भी यूज़ किए हैं, जैसा कि लाइन नंबर 2 में पीट ब्राउन, लाइन नंबर 3 में आई लीड्स, लाइन नंबर 4 में पॉइंटेड स्किन कैप्स, लाइन नंबर 7 में विंटर सीड्स, लाइन नंबर 15 में डार्क जूसीज, लाइन नंबर 16 में कैप्ट बॉडी, लाइन नंबर 23 में हॉली ग्राउंड, लाइन नंबर 27 में स्टॉकिंग कॉर्प्सेस, लाइन नंबर 28 में फार्म यार्ड्स, लाइन नंबर 29 में टेल टेल, लाइन नंबर 33 में सैड फ्रीडम और लाइन नंबर 42 में मैन किलिंग। इसके बाद पोइट ने इस पोइम में बहुत सी विजुअल इमेजरी भी यूज़ की है, जैसा कि पीट ब्राउन हेड, माइल्ड पॉड्स ऑफ हिज आईलिड्स, पॉइंटेड स्किन कैप, ग्रोल ऑफ विंटर सीड्स, कैप, नोज़ एंड ग्रिडल और टर्फ कटर्स। इसके अलावा भी और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो कि हमें विजुअल इमेजरी देते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस पोइम के थीम्स देखें तो सबसे पहले मिथ का एक थीम है, यानी जो एंशिएंट लोग थे उनका मिथ था कि अगर किसी शख्स को दूल्हा बनाकर उसको सेक्रीफाइस किया जाए तो इससे जो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है वो खुश होगी और हमारी ज़मीनें ज़रखेज़ होंगी। उसके बाद सेक्रीफाइस का इसमें थीम है कि जिस तरह से उस ज़माने में भी लोगों को सेक्रीफाइस किया जाता था, आज के ज़माने में भी बहुत से लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने रिलीजन के लिए, अपने कंट्री के लिए। जैसा कि 4 ब्रदर्स जो थे जो रोमन कैथलिक्स थे उनको कत्ल किया गया, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। उसके बाद डेथ है इसका थीम और कॉलोनाइजेशन है, यानी कॉलोनाइजेशन और इम्पीरियलिज़म में ये है कि जो कॉलोनाइज़र होता है, जो सुपीरियर होता है, वो इन्फीरियर लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। और इस पोइम का एक थीम वॉर भी है, यानी जंग के दौरान बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया, जैसा कि पादरी का जो इलाका था उसमें बहुत से बूढ़े लोगों को कत्ल कर दिया गया, यानी जवानों के साथ साथ बूढ़ों और बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा गया। और इस पोइम में एंशिएंट कल्चर का भी पता चलता है कि किस तरह से लोग अपनी गॉड्स और गॉडेसेस को खुश करने के लिए, उनके प्लेयर हासिल करने के लिए किस तरह से लोगों को सेक्रीफाइस किया करते थे। तो ये इस पोइम के थीम्स हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।